respected officials and my colleagues in district administration, Irfan Saab, staying on the stage, and my dear students, Assalamu alaikum to all of you. As I have been already introduced, my name is Tajamul Yusuf. I'm presently posted as District Information Officer, Badgam. See, I think most of the issues have been already touched by my colleagues regarding, say, pattern of examination. इस KSIS एग्जाम में जो प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, देन इंटरव्यू, these issues have been touched in detail by my colleagues, and then Irfan sir also talked about the books and the strategy, syllabus, उसके बारे में भी बात हुई. मैं एक चीज़ पे अब मैं ज़्यादा फोकस मैं ज़्यादा करना चाहूँगा, that is related to why civil services, since we are here for civil services awareness and no any other profession, although we don't say that you can't go in other professions as well. After passing your 12th class, there are so many avenues in front of you. आप इसमें जा सकते हैं, academics में जा सकते हैं, आपका NEET एग्ज़ाम होता है, but today we are particularly here for civil service examination. Why IAS and KS exam? See, हम लोग जो है 12th, उसके बाद ग्रेजुएशन होती है, ग्रेजुएशन के बाद वी गो फॉर फर्दर स्टडीज़, PG एग्ज़ाम, इवन PhD, वी क्वालिफाई नीट, वी क्वालिफाई नेट एग्ज़ाम, सिंस नेट इज़ एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट. हम ये सब क्यों करते हैं? उसका यही रीज़न होता है कि कल को अगर कुछ पोस्ट निकलेंगे, वी आर एलिजिबल एंड वी डू अप्लाई फॉर दोज पोस्ट्स, और ताकि हमें कल को वो जॉब मिले. बट सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, आई विल टेल यू, सी, आफ्टर completing your graduation you become eligible for this post. eligible आप अप्लाई कर सकते हैं. एट द स्टेट लेवल पे जो है, दिस इज द मोस्ट रेप्यूटेड पोस्ट. KS पोस्ट जो होता है स्टेट लेवल और UT लेवल पे गेस्टेड पोस्ट में, ये दिस इज द मोस्ट हाईएस्ट पोस्ट प्रेजेंट एट द स्टेट लेवल, एंड नथिंग लाइक एट नेशनल लेवल, नथिंग लाइक IAS पोस्ट जो कि UPSC कंडक्ट करता है. लेकिन एलिजिबिलिटी सबके लिए सेम है कि यू शुड बी एट लीस्ट ग्रेजुएट फॉर दैट. तो मेरा ये आप लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगा कि जो हम PG करते हैं या PhD करते हैं, चलो वो भी ठीक है, लेकिन ये वाला एग्ज़ाम आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपने ज़रूरी है. you are supposed to be PG in particular discipline, and then UGC अभी ये डेलिब्रेट कर रही है कि इसमें जो है ये भी होना चाहिए, इसमें आपका जो है ये नेट एग्ज़ाम PhD क्वालिफाई होना चाहिए. तो जो हमारा IAS KS है, ये आपको ग्रेजुएशन के बाद ही आप इसमें एलिजिबल हो जाते हो. और अब तो ये टाइम आ गया है कि जो अब सिविल सर्विस जो रियली क्वालिफाई करना चाहिए, वो 12th के बाद ही बच्चे प्रिपरेशन स्टार्ट ये जो है करने लग जाते हैं. एंड यू आर एट दैट थ्रेशोल्ड. 12th क्लास जो है ये, सिंस इट्स हायर सेकेंडरी, आप या तो इधर यू विल बी इन 11th क्लास और 12th क्लास. तो 12th क्लास के बाद ये आप जो है प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए. एज वन ऑफ माई कलीग्स हैज़ ऑलरेडी सेड दैट बेटर लेट देन नेवर, एंड इट्स बेटर टू स्टार्ट अर्ली. जितना जल्दी हो सके आप ये स्टार्ट कर लीजिए. और ये जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम जो है, सी, हर कोई बंदे को जो है ये है कि आपके प्रोफेशनल गोल्स भी अचीव हो जाएंगे इस सिविल सर्विसेज, अगर आपका क्वालिफाई हो जाता है IAS KS. आपका पर्सनल जो है गोल वो भी हो जाएगा. पर्सनल गोल इन द सेंस कि हर किसी का सपना रहता है कि वो ज़िंदगी में कुछ अचीव करे. अगर आपका ये क्वालिफाई हो जाता है तो आपको वो पर्सनल गोल अचीव हो गया, और आपकी फैमिली विल फील प्राउड ऑफ यू. आपके पेरेंट्स का भी एक ख्वाब रहता है कि आप जो है क्वालिफाई करें, तो वो पर्सनल गोल अचीव हो गया. प्रोफेशनल गोल भी हो जाता है अचीव, दैट यू वांट टू सर्व द सोसाइटी एट द एंड ऑफ द डे. सोसाइटी के लिए बेटर. ऑब्वियसली व्हेन यू गेट सम सैलरी, तो आपने ये जो है सोसाइटी के लिए वो काम करना पड़ेगा. तो प्रोफेशनल गोल एज वेल एज दिस सो कॉल्ड पर्सनल गोल, बोथ गोल्स विल बी अचीव्ड. लेकिन ये तब तक नहीं होगा जब तक आप सीरियस और डेडिकेटेड नहीं होंगे इस चीज़ के लिए. अगर आप डेडिकेटेड होते, आज आई हैव नोटिस वन थिंग, अगर आप डेडिकेटेड होते और सीरियस होते तो आप आज आपने नोटबुक और पेन साथ लाया होता. मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स हैव नॉट गॉट दैट नोटबुक एंड पेन विद योरसेल्फ. दिस गोज टू शो यू आर नॉट सीरियस इनफ. बट यू कैन मेक योरसेल्फ सीरियस. आज के बाद जितना भी आप जो है स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट कर लीजिए. डोंट डिनाई दैट, डोंट लेट मत कीजिए उसमें. आप अगर उसमें लेट हो, अगर आप प्रिपरेशन आपकी नहीं हो पाती, कोई और बंदा कोई दुनिया के किसी जगह पे वो पढ़ रहा है, तो आपको इट्स अल्टीमेटली इट्स द रेस. कट थ्रोट कंपटीशन इज देयर, इजंट इट. वो कहते हैं ना कि
खुदा ने उस शख्स के हालात नहीं बदले, खुदा ने उस शख्स के हालात नहीं बदले, न हो जिससे ख्याल अपने हालात बदलने का, न हो जिससे ख्याल अपने हालात बदलने का। अल्टीमेटली बक स्टॉप्स अपॉन यू। जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही को करना है, जब आप ये खुद प्रिपेयर करेंगे तब जाके ही क्वालिफाई होगा। यू कैन नॉट होल्ड द थिंग्स फॉर लॉन्ग। अब मैं पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करूंगा, उसके बाद देखेंगे, पहले मैं एलिजिबल हो जाऊंगा। नो, गॉन आर द डेज। मैंने कहा ना कि आप 12th के बाद ही बच्चे जो है स्टार्ट कर लेते प्रिपरेशन, एंड यू विल बी हैविंग लॉट ऑफ टाइम अवेलेबल फॉर यू। 3 years टाइम, ग्रेजुएशन में 3 साल में हो जाता है ना, 3 साल आप प्रिपरेशन करेंगे। इमेजिन यू कैन प्रिपेयर इन अ मच बेटर वे रादर देन जो ग्रेजुएशन के बाद कंप्लीट करते। कुछ लोग तो अब पीजी के बाद जो है अपियर होने लग जाते हैं, उन पे सोसाइटल प्रेशर, फैमिली प्रेशर तब बहुत ज़्यादा रहता है। आप पे वो नहीं रहेगा, क्योंकि यू आर स्टिल इन योर ग्रेजुएशन डेज। तो 3 साल का टाइम आप लोगों के पास रहेगा। यस एग्जैक्टली। और यंगर एज पे जस्ट एट द 21 years ऑफ एज जो एलिजिबिलिटी इसका, मान लीजिए 21 या 22 years में जब आप क्वालिफाई करेंगे केएस और आईएएस एग्जाम, आप कितने रैंक में, हायर रैंक्स में आप कितने चले जाओगे, प्रमोशन एवेन्यूज आर देन ऑल्सो देयर। तो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूर ओन दैट पर्सनल दैट सेटिस्फैक्शन वो हो जाएगी दैट यू हैव अचीव्ड, यू हैव क्वालिफाइड दिस एग्जाम। तो ये चीज़ें आप ख्याल रखिएगा कि अपनी जो है प्रिपरेशन करनी है। और उसके बाद जो है आई विल ऐड सर्टन थिंग्स रिगार्डिंग आंसर राइटिंग स्किल्स। आंसर राइटिंग स्किल्स में सो मेनी डायमेंशंस हैव बीन टच्ड बाय माय कलीग्स। मैं उसमें थोड़ा सा और ऐड करना चाहूँगा और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा। बाय द वे लेट मी टेल यू, आई क्वालिफाइड दिस केएस एग्जाम इन माय 4th attempt। आई गॉट ड्रॉप्ड 3 times इन इंटरव्यू, 3 times। 4th attempt में मेरा क्वालिफाई हुआ। इसमें जो है आपका एक अटैम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स में, इसमें मेंस में ठीक मार्क्स थे, इंटरव्यू में कम हो गए। दूसरे अटैम्प्ट में मेरे मेंस में मेंस में ये जो है कम मार्क्स थे और इंटरव्यू में ठीक थे। बट यू हैव टू शो योर परफॉर्मेंस, ओवरऑल परफॉर्मेंस होनी चाहिए। मेंस लिखोगे भी अच्छे से, पहले तो प्रीलिम्स भी क्वालिफाई होना चाहिए, उसके बाद मेंस में भी अच्छा लिखना है। देन यू हैव टू परफॉर्म इक्वली वेल इन इंटरव्यू एज वेल। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल 3 stages। तब जाके ही आपका नाम जो है, योर नेम विल फीचर इन द सिलेक्शन लिस्ट। I have worked as PO, probation officer in JK Bank also। देखिए पैशन होना चाहिए सिविल सर्विसेज का, कुछ ये कि नहीं मैं ये क्वालिफाई करूँ। अगर मैं भी रुक जाता वहाँ पे कि नहीं चलो मेरे पास जॉब है ऑलरेडी, नहीं, पैशन अपने आप में आपको ये होनी चाहिए, एक डिज़ायर, बर्निंग डिज़ायर विच विल मेक यू स्लीपलेस कि नहीं मुझे ये क्वालिफाई करना है। वो कहते हैं ना कि वो सपने नहीं होते जो हम रात को देखते हैं। सपने असल सपने वो है जो आपको जो है नींद ना आने दे, विच विल मेक यू स्लीपलेस। वो आपका ये पैशन होना चाहिए। आई स्वेयर बाय अल्लाह, मैं यहाँ पे सच बता रहा हूँ आपको, 3-4 अटेम्प्ट्स में जब ये क्वालिफाई नहीं हुआ मेरा, हर रात को जब मैं सोता था वहाँ पे मुझे 2-3 घंटे नींद नहीं आती थी कि यही सोचते कि कैसे क्वालिफाई करूँ, कैसे नई चीज़ें करूँ, कहाँ पे गलती हुई जो मुझे रिपीट नहीं करनी है। तो उस चीज़ में जो है Alhamdulillah, then I qualified it in my 4th attempt। JK Bank, bank for that matter, corporate world, उनका यही सिर्फ रहता है कि प्रॉफिट मोटिव बहुत ज़्यादा रहता है उनका, although that's also good, लेकिन वो लीव तक नहीं देते। I have earned my leaves on संडे को भी हमारा ब्रांच वहाँ पे JK Bank ओपन रहता था, वो लेकिन अर्न हुई मुझे वो लीव, so that I could appear in मेंस में 7-8 पेपर थे तब 8 दिन की लीव, तो लीव तक नहीं मिलती थी, लेकिन लीव अर्न की तब जाके मैं वहाँ पे अपेयर हुआ and I qualified that exam। And I was talking about the answer writing skills। आंसर राइटिंग स्किल्स में जो है मैं और चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। यू हैव टू कोट सो मेनी नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स। जितनी ज़्यादा आप एग्जाम्पल्स अपने आप आंसर में लिखोगे ना, उतना ज़्यादा जो है एग्जामिनर को ईजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करने का। और एग्जाम्पल्स आप पुरानी एग्जाम्पल्स भी, ट्रेडिशनल जो पास्ट में रह चुकी होंगे एग्जाम्पल्स, एंड द रीसेंट एग्जाम्पल्स एज वेल, जो कि अब रीसेंट में, ताकि एग्जामिनर को आइडिया आ जाए कि यू आर अपडेटेड व्हाट हैज़ हैपेंड इन द रीसेंट पास्ट। एग्जाम्पल्स जितनी ज़्यादा कोट करोगे एग्जाम्पल्स के लिए, लेकिन आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, वही से तब जो है आप अपडेटेड रहोगे, करंट आपको सब कुछ पता लगेंगी। Then apart from examples, your answer should be very much relevant होना चाहिए आपका आंसर। ये नहीं कि जो आपको आता है वो लिखोगे, नो, what has been asked in the question, not what you know। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा यहाँ पे। एक बार उस साल बड़ा ये था PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है ना, ये राशन जो मिलता है, उस साल बड़ा न्यूज़ में था। देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स इन PDS, लाइक टाइम पे नहीं मिलता है वो राशन, या क्वालिटी अच्छा नहीं होता, क्वालिटी चावल, या फिर वो ट्रांसपोर्टेशन का इशू है।
उस साल वो क्वेश्चन आया भी, लेकिन क्वेश्चन आया ट्विस्टेड लैंग्वेज में। क्वेश्चन आया कि व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ प्रोक्योरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे प्रोक्योर करती है ये राशन। उसमें वो एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो लेती है फार्मर से, उसको फिर एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ऐसे करता है स्टोर। लेकिन आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट क्वेश्चन, मैकेनिज्म क्या है। आई हैड प्रिपेयर्ड व्हाट आर द इश्यूज, वो क्वालिटी, ट्रांसपोर्टेशन, वो चीज़ें। जब ये क्वेश्चन आया, आई रोट the issues concern regarding the procurement is not that much important, however the larger issue is, जो मुझे आता था मैंने वो लिखा। तो ये my answer was not relevant and आरटीआई का भी ज़माना था उस दिन, उस साल जब मेरी सिलेक्शन नहीं हुई, आई अप्लाइड फॉर आरटीआई। जब मैंने अपना आंसर शीट देखा, वो 25 मार्क्स का क्वेश्चन था वो, तो मैंने उसमें उस क्वेश्चन के मैंने आंसर मार्क्स देखे। आई वॉज गिवन 3 मार्क्स आउट ऑफ 25 एंड राइटली सो, क्योंकि आई नेवर रोट what was asked in the question, I wrote what I knew। तो आपका आंसर जो है relevant होना चाहिए वहाँ पे। Your answer should fascinate the evaluator, वो impress होना चाहिए कि क्या बंदा क्या लिखा क्या है, isn't it? Not your idea should it should not be to frustrate the evaluator। evaluator frustrate होगा अगर आप गलत लिखोगे, isn't it? जब हमें नहीं आता ना आंसर, what we do, this is what is this and this is called photosynthesis, लास्ट में लिख लेते जब हमें नहीं आता है, isn't it? हो गया। वही मैंने उस क्वेश्चन में किया था, जो क्वेश्चन बोला गया था मैंने लिखा था कि दिस इज नॉट द बिगर इशू, हाउएवर द बिगर इशू इज द प्रॉब्लम्स जो मैं प्रिपेयर करके गया था। तो योर आंसर शुड बी रेलिवेंट एट एनी कॉस्ट, ठीक है। ये चीज़ें आप उसमें अपने आपका आंसर, क्रिएटिविटी, इनोवेशन बोला था माई कलीग ने यहाँ पे, क्रिएटिव आंसर होना चाहिए, मल्टी डायमेंशनल, एग्जैक्टली मल्टी डायमेंशनल, तब जाके ही आपका आंसर जो है एज कम्पेयर टू अदर कैंडिडेट्स थोड़ा डिफरेंट बन जाएगा। मल्टी डायमेंशनल आप बना सकते हैं ईजिली, सोशल एंगल ले लीजिए उसका, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल, नेशनल, इंटरनेशनल, साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, इथिकल, कल्चरल, सो मेनी डायमेंशन। आपका आंसर डाइवर्स हो जाएगा, उसको लगेगा कि नहीं इस बंदे ने बहुत चीज़ें पढ़ी है और इसका माइंड जो है बहुत दूसरे डायमेंशंस को भी न इसको वो सलाहियत है, ठीक है। ये चीज़ें इनका ध्यान रखना आपने। एंड अदर थिंग इज दैट वहाँ पे यस डायग्राम्स का भी यूज़ कीजिए, लेकिन फ्लो चार्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्लो चार्ट आपका जो है वर्टिकल में नहीं जाना चाहिए, सिंस देयर इज स्पेस लिमिट। वर्टिकल में अगर आप बनाएंगे तो आपका पेज ही खत्म हो जाएगा, फिर लिखोगे कहाँ पे, हॉरिजॉन्टल में। अगर ये पेज है वहाँ पे ऐसे एरो करके एक ही लाइन पे ऊपर वो बनना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा कम स्पेस में डायग्राम्स, क्योंकि लिखना एट द एंड ऑफ द डे यू आर सपोज टू राइट आंसर्स एज वेल। वो पूरा का पूरा पेज डायग्राम्स में नहीं चले जाना चाहिए, ठीक है। देन यूर लैंग्वेज शुड बी सिंपल। बहुत ही सिंपल नेचर है इस एग्जामिनेशन का। इसमें सी द प्रीवियस ईयर पेपर्स, क्वेश्चन, सी द नेचर ऑफ द क्वेश्चंस, फ्लड्स, व्हाट आर इज इट्स कॉजेस, कॉन्सिक्वेंस, बड़ा ही सिंपल लेवल का एग्जाम है। ओनली थिंग मैटर्स इज योर क्रिएटिविटी, हाउ मच इनोवेटिव यू थिंग्स यू इंसर्ट इन योर आंसर, ठीक है। आप जब आप देखेंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स, आप देख लीजिएगा कि कितने सिंपल, नो अलजेब्रा टाइप, नो टफ एग्जामिनेशन। वो टफ एग्जामिनेशन हमारा नीट का एग्जाम ही डेफिनेटली मैं मानता हूँ वो टफ लेवल एग्जाम होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड ऑल दैट, उतना टफ नहीं है ये। ओनली थिंग इज कि आप कितने प्रिपेयर्ड हो, आप में कितना स्टेमिना है, आप कंटिन्यूसली रोज पढ़ते हो, प्रिपरेशन, वो इसमें बड़ा चैलेंजिंग बन जाता है। इट्स अ मैराथन एग्जाम नॉट इन टर्म्स ऑफ द डिफिकल्टी लेवल, मैराथन एग्जाम इन टर्म्स ऑफ द टाइम इट कंज्यूम्स। 1 साल तक चलता है ये एग्जाम। पहले प्रीलिम्स होता है, उसमें जब क्वालिफाई करोगे उसके बाद 3-4 महीने का गैप रहता है, फिर आपका मेंस एग्जाम लेंगे, मेंस एग्जाम 1-2 महीने चलेगा, उसके बाद 2-3 महीने और वेट करके फिर आ जाएगा आपका इंटरव्यू। तो 1 साल का सर्कल लग जाता है इन टोटल। हमारे जो एकेडमिक एग्जाम वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 महीने चलते हैं, लेकिन ये 1 साल तक चलता है। एंड गॉड फॉरबिड अगर ड्रॉप हो गए देन फॉर सेकेंड अटेम्प्ट आपने फिर से वो साल, 1 और साल रिपीट करना है। यूर पेशेंस लेवल विल बी चेक्ड, यूर स्टेमिना विल बी चेक्ड, एंड यस यही चीज़ है। और प्रिपरेशन लेवल, एक कलीग ने ये भी कहा था कि वो जो इंटेलिजेंट होते हैं वो फिर दे डोंट टेक थिंग्स सीरियसली। देन वो बोलते हैं हमें तो ये आता है, हमने तो पिछली बार भी पढ़ा हुआ है, लेकिन हर बार आपने पढ़ते जाना, अपडेट करना है ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिले उसमें। तो ये चीज़ है। देन सजेशंस आपने ज़रूरी लिखनी है उस क्वेश्चन में, सजेशंस आपने लिख के आइएगा डेफिनेटली, ताकि आपको जो है एज मिले एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स।
सिंपलिसिटी ऑफ वर्ड्स होना चाहिए. इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स का मतलब हो गया कि यूर मिनिमम वर्ड शुड कन्वे मैक्सिमम मीनिंग. अगर किसी स्टूडेंट को कोई आंसर लिखने में 4 पेज लगते हैं, आपको 2 ही पेज लगने चाहिए. आपके 2 पेज भी वही सेम मीनिंग कन्वे करेगा और उस स्टूडेंट के 4 पेज मीनिंग भी वही कन्वे करेगा वो मीनिंग. ठीक है, तो यहाँ पे भी आप ध्यान रखिएगा. पॉइंट वाइज फॉर्म में लिखोगे आंसर के, पैराग्राफ में लिखोगे. जनरली इट इज सेड दैट पॉइंट वाइज फॉर्म में लिखिए. अगर 20 क्वेश्चंस होते हैं क्वेश्चन पेपर में जो आप आता है ये GS 1, 2, 3 and 4, तो बट नॉट ईच एंड एवरी क्वेश्चन. 20 के 20 क्वेश्चन आपके पॉइंट वाइज फॉर्म में नहीं लिखने हैं. से 14-15 क्वेश्चन पॉइंट वाइज फॉर्म में, 3-4 पैराग्राफ में भी. जहाँ पे आपको पता नहीं है वो आंसर, तो उसमें हम जनरली पैराग्राफ टाइप लिख लेते हैं ताकि वो आइडिया ना आ जाए उसको कि इसको ये आंसर पता नहीं है. लेकिन जब आपको पता है सारे एंगल्स, मल्टी डायमेंशनल जो मैंने बोला, वहाँ पे पॉइंट वाइज फॉर्म लिख लीजिए. एंड देन यू कैन हाईलाइट योर सम कैची वर्ड्स इन योर आंसर एज वेल. उनको अंडरलाइन भी कर सकते हो आप, लेकिन हर एक चीज़ को अंडरलाइन नहीं करना है. और कलर्ड ये नहीं लेना है, ग्रीन रेड, पर्टिकुलरली गर्ल्स वहाँ पे कलर्ड वो बनाओगे. नो, वो जो है आपने वहाँ पे उसी पेन से जिससे लिखते हो. ये बोला जाता है सिविल सर्विस एग्जाम में, हमारे टाइम पे तो देयर यूज्ड टू बी अराउंड 10-12 क्वेश्चंस इन टोटल. और हमसे क्वेश्चंस छूट जाते थे क्योंकि 3 घंटे का टाइम जल्दी से निकल जाता था. 1-2 क्वेश्चन छूट जाते थे. अब तो 20 क्वेश्चंस है, तो आप लोगों की स्पीड कितनी होनी चाहिए वहाँ पे लिखने की, उसका ध्यान रखिएगा. और जब हम तेज़ लिखते, और ये जो है जब 20 क्वेश्चंस करने हैं, तेज़ लिखना है, तेज़ जब लिखते हैं तो आपकी हैंड राइटिंग ख़राब हो जाती है. पहले से ही प्रैक्टिस कीजिएगा तेज़ लिखने को, और हैंड राइटिंग भी ख़राब ना हो. ठीक है, लेजिबल हो हैंड राइटिंग. एट द एंड ऑफ द डे एग्जामिनर को समझ आना चाहिए आपने लिखा क्या है. वो नहीं ये चेक करेगा आपने, अगर आप कोई ये टफ वर्ड लिखा होगा या उसको समझ नहीं आएगा, वो किसी और को कंसल्ट करेगा. उनके पास एक टारगेट रहता है, 20-30 दिन में उनको 2-3 हज़ार ये जो है आंसर शीट्स देने पड़ते हैं वापस JKPSC और UPSC को. तो मेक इट ईजी फॉर द एग्जामिनर. तो ये चीज़ों का ध्यान रखिएगा. दीज आर ऑल इंक्लूडेड इन योर आंसर राइटिंग स्किल्स. वन लास्ट थिंग इज दैट देयर हैज़ टू बी नेसेसरली कंक्लूजन. कंक्लूड भी अच्छे से ये करना पड़ेगा आपको अपने आंसर को. कंक्लूजन में डेफिनेटली दे से दैट कंक्लूजन शुड एंड ऑन अ पॉजिटिव नोट. अगर नेगेटिव लैंग्वेज में भी होगा ना क्वेश्चन, तब भी पॉजिटिव नोट पे आपने, ऑप्टिमिस्टिक नोट पे कंक्लूड करना है. लाइक आई विल कोट एन एग्जांपल हियर. अगर क्वेश्चन आया है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन इज फिल्ड अप विद करप्शन, सो मेनी चैलेंजेस आर इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, वन ऑफ देम इज करप्शन. ऐसे करके नेगेटिव सा है ना, थोड़ा क्रिटिक है. तो लास्ट में आप ये नहीं लिख सकते हो कंक्लूजन में कि यस इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन इज फिल्ड एंड ऑल दीज सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स या जजेस, दे शुड बी फायर्ड अपॉन, दे शुड बी हैंग्ड. नो, ये कंक्लूजन में ये नहीं हो गया. नेगेटिव कंक्लूजन नेवर. लास्ट में विद होप, once above reforms जो आप ऊपर सजेस्ट करोगे, once above reforms are implemented in letter and spirit, let us hope that India becomes corrupt, there is corruption free administration. ऐसे करके with sort of hope, ये conclusion हमेशा पॉजिटिव नोट में आना चाहिए. even if question is in critical analysis करके आता है ना क्वेश्चन, एक critically analyze करके या discuss comment, तब भी आपका conclusion वहाँ पे होना चाहिए. so these are the things which you have to keep in mind. देखो मैं एक बात बता दूं, इसमें स्ट्रगल है जिसमें हम कहते हैं ना, लेकिन स्ट्रगल रहेगा ना, संघर्ष ना तकलीफ, तो क्या मज़ा है जीने में. बड़े बड़े तूफान रुक जाते हैं आग अगर लगी हो सीने में. सो पैशन आप में होना चाहिए कि नहीं मुझे ये क्वालिफाई करना है, और डेफिनेटली यू विल ओवरकम दिस चैलेंज. ईजिली हो जाएगा, लेकिन आज से ही लग जाओ इसकी प्रिपरेशन में. डेफिनेटली आवर विशेस आर विद यू. सो मैं ये मान के चलूँगा कि इंशाल्लाह यू ऑल विल स्टार्ट प्रिपरेशन राइट हियर, राइट फ्रॉम टुडे. और यहाँ पे मेरे एक फ्रेंड भी है, वसीम नज़ीर नाम है उनका. ही इज़ ऑफरिंग फ्री कोचिंग. ही हैज़ रिसेंटली क्वालिफाइड प्रीलिम्स एग्जाम. तो ये भी सिविल सर्विस से रिलेटेड थोड़ा एक्सपर्ट है उसको, और इनका ये वो फेसबुक पे भी पढ़ाते हैं बच्चों को फ्री. ही इज़ गोइंग टू ऑफर यू दिस कोचिंग या गाइडेंस जो भी है. आप इनसे जो है कांटेक्ट कीजिएगा. ये यहीं पे रहते हैं, खाग एरिया में ही रहते हैं, तो ये आप उनके साथ जो है कांटेक्ट में आ सकते हैं. ठीक है, आई विल कंक्लूड हियर. सिंस मोस्ट ऑफ मे बी सम ऑफ यू मे बी हैविंग सम क्यूरी, कुछ डाउट्स है वो हम अभी जो है क्वेश्चन आंसर सेशन, उनका भी डाउट जो है वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, थैंक यू. अजमल साहब का बहुत बहुत शुक्रिया. अब हम यहाँ पे बुलाएंगे मोहम्मद रफ़ीक भट्ट साहब, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट है, जिन्होंने given the chance to speak